गुड इवनिंग ऑल ऑफ़ यू, वेलकम टू आवर चैनल। तो आफ्टर सम मंथ हम फिर से चैनल आपके लिए लेकर के आए हैं क्लास 10th का हिस्ट्री चैप्टर फर्स्ट, जिसमें कि हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। सब्जेक्टिव क्वेश्चन इसलिए क्योंकि सब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये हमारा बनाया हुआ कुछ पीडीएफ है, जिसके माध्यम से हम इस चैप्टर को बहुत ही विस्तार से समझ पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो हमारा पहला है कि यूरोप में राष्ट्रवाद। हमारा पहला क्या है? यूरोप में राष्ट्रवाद। तो आज हम जानेंगे कि हमारा पहला प्रश्न इसमें क्या आएगा। अगर हम क्लास 10th के एग्ज़ाम को लेकर देखेंगे, जो हमारा क्लास 10th का बिहार बोर्ड का जो स्टेशनरी होता है, तो उसमें फर्स्ट क्वेश्चन आपका इस टाइप का आता है कि राष्ट्रवाद क्या है। तो हम इसका आंसर को देखेंगे। जो राष्ट्रवाद को जहाँ पे दर्शा रहा है, तो इसका आंसर होगा राष्ट्रवाद का शाब्दिक अर्थ है भक्ति की भावना का फैलाव या विस्तार परिभाषा के रूप में जब किसी भी देश के नागरिक को अपने देश के प्रति मर मिटने अथवा कुछ दिखाने की भावना उत्पन्न होती है, वही भावना राष्ट्रवाद कहलाती है। तो दूसरा हम देखेंगे कि मैज़नी कौन था। तब इस चैप्टर से रिलेटेड है कि हमारा मैज़नी कौन था। तो मैज़नी इसमें हमारा, तो चलिए इसके बारे में देखते हैं। तो हमारा उत्तर होगा मैज़नी इटली के सेनापति के साथ साथ लोकतांत्रिक विचार का समर्थन और साहित्यकार व्यक्ति था, जिसने इटली के एकीकरण के लिए 1831 में यंग इटली तथा 1834 में यंग यूरोप के नाम से दो संस्था बनाए। ठीक है। अब हमारा तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि जर्मनी के एकीकरण के बाधाएं क्या क्या थी। अब ये सब जितने भी क्वेश्चन हैं, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि हर हाल में हमारे बिहार बोर्ड की जो एग्ज़ाम होती है, उसमें हिस्ट्री की पेपर जो होती है, उसमें ये सब क्वेश्चन आते हैं। और बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो इसको काफ़ी हार्ड क्वेश्चन समझ के छोड़ के आते हैं। तो चलिए इसके बारे में हम बनाते हैं। तो हमारा इसका आंसर होगा, हम सब्जेक्टिव के माध्यम से चैप्टर को बहुत ही अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। तो हमारा इसमें है कि जर्मनी के एकीकरण की निम्नलिखित बाधाएँ थीं, जो इस प्रकार है। हमारा पहला हो गया, यह लगभग 300 छोटे बड़े राज्यों में बांटा हुआ था। राष्ट्रवाद की भावना का अभाव, ऑस्ट्रेलिया का हस्तक्षेप, मेट्रियनिक का घोर प्रतिक्रियावादी नीति, इस राज्यों में विख्यात राजनीति, समाज तथा धार्मिक थी। अब हमारा चौथा नंबर क्वेश्चन है कि मेट्रियनिक युग क्या है। तो 1815 से लेकर 1848 के बीच की अवधि को मेट्रियनिक युग समझा जाता है। मेट्रियनिक नए अपने शासनकाल के दौरान उसने यूरोप की राजनीति में इतनी प्रमुख भूमिका निभाई है, इस काल की अवधि को मेट्रियनिक युग कहा जाता है। इस प्रमुख भूमिका निभाई गई इस काल की अवधि को मेट्रियनिक युग कहा जाता है। चलिए हमारा पांचवा नंबर क्वेश्चन है कि 1848 के फ्रांसीसी क्रांति के कारण थे। तो 1848 के फ्रांसीसी क्रांति के निम्नलिखित कारण थे, जो इस प्रकार हैं। राजा का किसी भी क्षेत्र में सुधार ना करना, रूस का जार किसी भी क्षेत्र में सुधार नहीं कर सका, जिसके कारण आर्थिक स्थिति उत्पन्न हो गई तथा उद्योग धंधे नष्ट हो गए, जिसके चारों तरफ बेरोजगारी फैल गई, जो क्रांति का कारण बना। आपको अगर इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी इशूज हो, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कर सकते हैं। हम इसका रिप्लाई आपको इसका हम सॉल्यूशन आपको ज़रूर देंगे। तो चलिए जानते हैं। हमारा इसका दूसरा पॉइंट है कि राजा द्वारा प्रतिक्रियावादी नीति। तो जो भी आप ऑनलाइन क्लास से जो भी चीज़ आप ये कर रहे हैं, उसका आप एक अलग से नोट बनाइए और उस नोट से पढ़ने की कोशिश कीजिए, वो आपके लिए ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो राजा द्वारा प्रतिक्रिया बनाई नीति। राजा पूंजीपति वर्ग को अपने पक्ष में कर लिया था तथा समाजवादी को किसी तरह की सुविधा नहीं दिया, जिसके परिणाम स्वरूप समाजवादी राजा के खिलाफ हो गए, जो क्रांति का कारण बना। तो गीजों का घोर प्रतिक्रिया नीति। राजा फिलिप नए गीजों को अपना प्रधानमंत्री बनाया। गीजो प्रधानमंत्री बनते ही लोकतांत्रिक लागू कर दिया, जिससे जनता गीजों के खिलाफ हो गई, जो क्रांति का कारण बना। अब हम जानेंगे राजनीति दलों में संगठन का अभाव। तो 1848 फ्रांसीसी क्रांति के प्रमुख कारणों में राजनीतिक दलों में संगठन का अभाव भी क्रांति का एक प्रमुख कारण बना। तो इसकी क्या है हमारा दूसरा पॉइंट कि भूखमरी और बेरोजगारी की समस्या। राजा अपने राज्य में किसी प्रकार का सुधार नहीं किया।
तो जिसके परिणाम स्वरूप चारों तरफ बेरोजगारी तथा भूखमरी की समस्या पैदा हुई, जो क्रांति का कारण बना। तो चलिए इसका हम छठा पॉइंट जानते हैं। इटली और जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रेलिया का क्या भूमिका था। तो इटली और जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रेलिया सबसे बड़ी बाधा थी। ऑस्ट्रेलिया का संचार मेटरनिक और प्रतिक्रियावादी व्यक्ति था। वह किसी भी हाल में जर्मनी और इटली का एकीकरण नहीं होने देना चाहता था। उससे इटली तथा जर्मनी के एकीकरण होने वाले सभी आंदोलनों को बढ़ाने की प्रयास किया। हमारा सातवां क्वेश्चन है कि यूरोप में राष्ट्रवाद फैलने में नेपोलियन बोनापार्ट किस तरह सहायक सिद्ध हुए। तो यूरोप में राष्ट्रवाद फैलाने में नेपोलियन बोनापार्ट ने काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उसने जर्मनी के 300 छोटे बड़े राज्य के स्थान पर 39 राज्यों के संघ बनाकर जर्मनी की जनता में राष्ट्रवाद का भावना भरा। उसने इटली और जर्मनी के राज्यों को भौगोलिक नाम की परिधि से बाहर कर उसे वास्तविक तथा राजनीतिक रूप रेखा प्रदान की, जिससे एकीकरण का मार्ग शुरू हुआ। इस प्रकार नेपोलियन का कार्य पूरे यूरोप में राष्ट्रवाद को फैलाने में सहायक सिद्ध हुआ। इसी में हम इसका 8वां पॉइंट जानेंगे कि गैरीबाल्डी के कार्यों पे की चर्चा करें। तो गैरीबाल्डी पेशों से एक नाविक थे। गैरीबाल्डी पेशों से क्या थे? एक नाविक थे, जो विक्टर एमानुएल और काउंट काबुल की तरह इटली का एकीकरण चाहते थे, किंतु मैज़ीनो की विचारधारा का प्रबल सामर्थ्य रहा, इसलिए उन्हें अपने सैन्य संगठन के द्वारा 1862 में इटली पर आक्रमण किया, जहां उनकी मुलाकात काउंट काबुल से हुई। दोनों नेताओं ने बातचीत के माध्यम से आपस मतभेद को दूर किया। वो 1862 में ही दक्षिणी इटली को जीतकर एकीकरण के लिए विक्टर एमानुएल और काउंट काबुल के हवाले कर दिया। इन दोनों के मना करने के बावजूद भी अपनी सारी संपत्ति को राष्ट्र संपत्ति घोषित किया। एक किसान की जिंदगी बिताने लगे। हमारा नंबर पॉइंट है कि विलियम एक के बगैर जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्क के लिए असंभव था। कैसे? तो अगर आपको हमारा वीडियो हेल्पफुल लग रहा है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को जहाँ से जहाँ तक हो सके शेयर कीजिए। तो विलियम एक के बगैर जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्क के लिए असंभव था। कैसे? उत्तर है हमारा, विलियम एक के बगैर जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्क के लिए असंभव था। यह कथन सत्य है क्योंकि विलियम एक द्वार के बिस्मार्क को प्रशा का चांसलर बनाया गया, जहां से पानी कूटनीति का परिचय देते हुए जर्मनी की एकीकरण प्रक्रिया को पूरा किया। यदि विलियम नए बिस्मार्क को प्रशा का चांसलर नहीं बनाया होता तो शायद बिस्मार्क के हाथों में शक्तियां नहीं आती है, जिसके सहारे रक्त और लौह की नीति अपनाकर जर्मनी के एकीकरण का कार्य पूरा किया। जर्मनी के अब हमारा 10वां नंबर प्रश्न है कि जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की भूमिका का वर्णन कीजिए। तो जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की भूमिका इतिहास के पन्नों में यादगार बना रहा, क्योंकि जिस समय बिस्मार्क प्रशा का चांसलर नियुक्त थे उस समय जर्मनी 339 राज्यों में विभक्त था। अपनी कूटनीति तथा साहस का परिचय देते हुए रक्त एवं लौह की नीति अपनाए उन्होंने ऑस्ट्रेलिया से संधि को समाप्त किया तथा प्रशा और ऑस्ट्रेलिया के बीच 1866 में सेटवा का युद्ध हुआ, जिसमें ऑस्ट्रेलिया बुरी तरह पराजित हुआ। पराजय के संग ही ऑस्ट्रेलिया को जर्मनी का राज वापस करना पड़ा। हमारा 11 नंबर क्वेश्चन है, इटली के एकीकरण में मेज़नी, काउंट काबुल, गैरीबाल्डी के योगदान को बताएं। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। तो इटली के एकीकरण में 3 व्यक्तियों का योगदान महत्वपूर्ण था, जो इस प्रकार है। मेज़नी का योगदान। इटली के एकीकरण में मेज़नी का महत्वपूर्ण योगदान था। वह साहित्यकार के साथ साथ गणतंत्र विचार का समर्थक तथा एक योग्य सेनापति थे, जिसने इटली के एकीकरण के प्रारंभिक चरण की शुरुआत जगह जहां पर अपने विलन भाषणों से लोगों को राष्ट्रवाद का भाव भरा। इस कार्य में उन्हें देश की छोड़ना पड़ा, परंतु मेज़नी नए हार नहीं मानी और उन्हें 1831 में यंग पुरस्कार इसमें कुछ 12 नंबर क्वेश्चन कुछ मिसप्रिंट है शायद। तो चलिए हमारा 13 नंबर क्वेश्चन है कि सर्वहारा वर्ग किसे कहते हैं। तो समाज का वैसा वर्ग जिसमें गरीब,
किसान, मजदूर, आम गरीब लोग शामिल हो, वैसे वर्ग को सर्वहारा का वर्ग कहते हैं। हमारा 14 नंबर क्वेश्चन है, जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की भूमिका का वर्णन कीजिए। तो जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की भूमिका इतिहास के पन्नों में यादगार बना रहा, क्योंकि जिस समय वे पैसा का चांसलर नियुक्त हुए उस समय जर्मनी 339 राज्यों में विभक्त थी। बिस्मार्क अपनी कूटनीति तथा साहस का परिचय देते हुए एक्ट एवं लौह की नीति अपनाई। सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया से संधि को समाप्त किया। अल्पाफ्त राजा और ऑस्ट्रेलिया के बीच 1866 में सोडवा का युद्ध हुआ, जिसमें ऑस्ट्रेलिया बुरी तरह पराजित हुआ। तो आज के लिए इतना ही। आज की वीडियो में हमने 14 क्वेश्चन लेके आया सब्जेक्टिव, जो कि हमारा क्लास 10th का चैप्टर 1 में से है, यूरोप का राष्ट्रपाल। तो हम आशा करते हैं कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।